अल्कली मेटल कार्बोनेट। हेडिंग क्या था? मिक्सचर एनालिसिस। all alkali metal carbonate are thermally stable except lithium carbonate को छोड़कर remaining other metal carbonate are thermally stable. देखो लिथियम कार्बोनेट को करते हैं, ये ध्यान रखना, ये लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। बट अगर लिथियम के जगह कोई अगर मेटल कार्बोनेट होगा, जैसे यहाँ पर M क्या हो सकता है? सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब मेटल्स होगा, तो इसको हीट करोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नो प्रोडक्ट। क्यों नहीं प्रोडक्ट मिलेगा? क्योंकि वो थर्मली स्टेबल है, कोई हीट करने पर वो टूटेगा नहीं, यही से लिखा गया है। क्या पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ सर। उसके बाद नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये इनऑर्गेनिक एस ब्लॉक में हम ये चीज बताते हैं। एस ब्लॉक में ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिथियम कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलता है, तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? थर्मली स्टेबल होता है। इसी तरह लिखो अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट। क्या बोला? अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, decomposes on heating, तो ये क्या बोलना चाहता हूँ बच्चे? देखो जैसे एक कोई मेटल कार्बोनेट है, यहाँ पर M क्या है बच्चे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, टोंसियम, बेरियम, ये सब कुछ भी हो सकता है। इसको अगर हीट करेंगे तो बोला गया क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बेरिलियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कोई भी मेटल कार्बोनेट हो डिकम्पोज हो जाता है, बट अल्कली मेटल कार्बोनेट में ओनली लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, ध्यान रखना है। लिख लिया? हाँ सर। इसी तरह एक चीज और ध्यान रखना, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है? तो बताएगा मुझे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कोई फॉर्मूला बताएगा? NaHCO3। बिल्कुल बिल्कुल, NaHCO3।
इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको ये भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम कोई बताएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको जब हीट करते हैं ना बच्चे, ध्यान रखना, ये सब रिएक्शंस याद रखना। सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ क्या वाटर गैस मिलता है। ये रिएक्शंस याद होना चाहिए। ये बैलेंस कर लेना। तो यहाँ पर आई थिंक सो यहाँ पर 2 वाटर होगा, 2 वाटर, ये सही है, बैलेंस चाहिए। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 और 6 बैलेंस्ड है। तो ये भी रिएक्शन ध्यान होना चाहिए। इसको हीट करते हैं तो 2 गैस मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर गैस, वाटर वेपर। उसके बाद देखो रेसिड्यू क्या होता है बच्चे, ये लिखो रेसिड्यू। उसके नीचे लिखना रेसिड्यू क्या होता है। रेसिड्यू लिख लेना। एनी सॉलिड लेफ्ट आफ्टर decomposition, any solid left after decompositions are called residue. ऐसे मान लो अगर हम इसमें पूछे एक मिक्सचर है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस सोडियम कार्बोनेट को हीट किए तो क्या रेसिड्यू मिलेगा बताओ। रेसिड्यू क्या मिलेगा? तो ये ध्यान रखना बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड और Na2CO3। देखो इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। इसी सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? कुछ भी नहीं। ये सोडियम कार्बोनेट हीटिंग नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट ही मिलेगा। तो देखो ये दोनों रेसिड्यू है मेरा, ये रेसिड्यू है। सॉलिड जो रिएक्शन के बाद बचा रह जाता है उसी को क्या बोलते हैं? रेसिड्यू बोलते हैं। जो रिएक्शन के बाद बचा रह जाता है दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। क्वेश्चन लिखिए 10 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, 10 gram sample of magnesium carbonate and sodium carbonate
and sodium carbonate was heated and carbon dioxide liberated occupied 2.463 liter 2.463 liter volume at 1 atm and 300 Kelvin. What is the percentage compositions of mixture? What is the percentage composition of mixture by mass? What is the percentage composition of mixture by mass? पहले क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद सबसे पहले मुझे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर बताओ आप। पहले मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कोई बताएगा? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालेंगे? सर पहले उसको P1 V1 बाई T1 से पहले उसको NTP पर ले जाना पड़ेगा। देखो सबसे सिंपल है, PV इक्वल टू NRT यूज कीजिए और N का वैल्यू निकालिए। अच्छा कोई बताएगा हम ये गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से मोल्स निकालने का ये भी एक फॉर्मूला था ना? हाँ। तो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यह 300 केल्विन है। बिल्कुल गुड, क्योंकि वो STP पर, अगर STP पर CO2 का मोल्स पूछता बच्चे तो हम 2.463 अपॉन मोलर वॉल्यूम करते हैं, दैट इज 22.4 या 22.7 जो भी था, समझ रहे बच्चे? बट यहाँ पर टेम्परेचर 300 केल्विन है तो हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। आपको STP पर टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू क्या था याद है? हाँ 1 atm 273 केल्विन 73 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, यही था ना? तो सबसे पहले PV इज इक्वल टू NRT यूज कीजिए और आप क्या निकालिए? मोल्स निकालिए। एक चीज अभी से ध्यान रखना बच्चे, ये प्रोडक्ट अभी से ध्यान रखना, 0.0821 इंटू 300 का वैल्यू 24.63 होता है, ये याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होगा। 0.0821 into 300 that is called 24.63. तो सबसे पहले मोल्स बताओ मुझे, मोल्स ऑफ CO2 0.1 बिल्कुल गुड 0.1 मोल्स ऑफ CO2 that is equal to मोल्स। हम जानते हैं क्या बच्चे? PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। अब यहाँ पर P का वैल्यू 1 atm है बच्चे, B का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 2.463 लीटर। ये हम जानते हैं, अगर ATM में है तो 0.0821 यूज कर लीजिए, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन होता है, और इंटू 300, ये वैल्यू तो मैं बता ही दिया हूँ, ये कितना होता है 24.63, कैलकुलेट करोगे 0.1 मोल है। ओके 0.1 मोल्स है। उसके बाद अब क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए। आपके पास क्या चीज का मिक्सचर है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है और क्या चीज है? सोडियम कार्बोनेट। तो इसको, ये दोनों का मिक्सचर है और ये 10 ग्राम है।
तो अभी ये पता करो कि ये कितना ग्राम है और ये कितना ग्राम है, पता करो। ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট 8.4 গ্রাম আর সোডিয়াম কার্বনেট হচ্ছে 1.6 গ্রাম। सोडियम कार्बोनेट कितना आया? 1.6। देखो एक आता है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट 8.4 ग्राम और हाँ सोडियम कार्बोनेट दैट इज 1.6। 1.6 ग्राम। गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही करना है आपका, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों मिक्सचर्स में कौन ओनली डिकम्पोज होगा बच्चे? यही डिकम्पोज होगा, वन यही डिकम्पोज होगा। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए देखो यही था आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट था और आपके पास सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर था, ये टोटल 10 ग्राम का, 10 ग्राम। तो हम जानते हैं इन दोनों मिक्सचर्स में इसका तो डिकम्पोजिशन होगा नहीं, यही डिकम्पोज होगा क्या चीज में? मैग्नीशियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये चीज बोल दिया है कि मिक्सचर्स में जो मोल्स ऑफ मिलता है ये 0.1 मिलता है, निकाले हम। तो अगर ये 0.1 मोल है बच्चे, तो हम जानते हैं इसका भी कितना मोल्स होगा, बताओ? 0.1 मोल। 0.1 मोल होगा, 0.1 मोल्स। और मोल से मास कैसे निकालते हैं बताओ? 0.1 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना था बताओ? 84 आया था, 84 ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा? 8.4 ग्राम। तो अगर 10 ग्राम में ये 8.4 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा? रिमेनिंग 10 माइनस 8.4 ग्राम, दैट इज 1.6 ग्राम। तो परसेंटेज, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताओ? परसेंटेज बाय मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या जो इसका जो मास है अपन टोटल मिक्सचर का मास इनटू क्या कर देंगे 100, कितना परसेंट आएगा बताओ? 84%। तो दूसरा का कितना आएगा बताओ? 16%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सोडियम कार्बोनेट 100 से माइनस कर दीजिए तो दैट विल बी 16%। यह निकाल लेंगे कैसे? 1.6 अपॉन 100 इन 1.6 अपॉन 10 इंटू 100। तो मिक्सचर एनालिसिस इसी तरह से करेंगे। तो एक क्वेश्चन में बता दिया, आगे बढ़ते हैं। लिखो पीओएसी मेथड, पीओएसी इसको बोलते हैं पीओएसी मेथड। पीओएसी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, एटम कंजर्वेशन। क्या बोला? पीओएसी मेथड फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इस मेथड में क्या खासियत है बच्चे? इसमें रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर किसी क्वेश्चंस को हम स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व करते हैं, देन वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शंस। बट पीओसी का क्या खूबसूरती है कि इसमें नो रिएक्शंस, नो नीड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये ध्यान रखना पीओसी मेथड में। दूसरी बात,
अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कराना चाहता हूं। अगर आपके पास 1 मोल H2SO4 है, इट कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? बताओ। 2 मोल। 2 मोल। तो ऐसे लिखेंगे इसको, 2 मोल हाइड्रोजन एटम। इट कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ सल्फर एटम? तो 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। इट कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम? 4 तो मोल। बोलेंगे 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये तो पहले बता चुका हूं। इसी तरह मान लो कि 8 मोल अगर H2SO4 है, तो इट कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? 32। 32 कैसे हो जाएगा? 16। 16, बिल्कुल बिल्कुल 16 मोल्स। 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 8 मोल में 16 मोल। तो हम ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, 2 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4 लिख सकते हैं, बताओ। हाँ, मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है? 8 है, इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहा है या नहीं? हाँ सर। इसी तरह मोल्स ऑफ सल्फर एटम कैसे लिखेंगे, बताओ। 1 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4 लिख दूं क्या? बताओ, इसमें दिक्कत है नहीं। क्या? ऑक्सीजन एटम के लिए लिख दूं 4 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4 लिख दूं क्या? लिख सकता हूं ना? हाँ, चलो, तो अब जनरलाइज कर रहा हूं बच्चे। क्या जनरलाइज कर रहा हूं? अगर आपको मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एटम चाहिए, दैट कैसे निकालेंगे बच्चे? ये निकालने का मतलब होता है इंडेक्स इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? ये लास्ट वाला लाइन। हाँ सर। अगर मुझसे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछता, तो इसका इंडेक्स कितना है? 2। H2SO4 में इसका इंडेक्स क्या है? 2 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4। अगर मुझसे कोई बोलता कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, तो क्या बोलते हैं? इंडेक्स इसका कितना है? 4 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4 होगा ना? हाँ सर। हाँ। चलो, इसको लिखो पहले। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, उसे समझो थोड़ा। ऐसे पीओसी मेथड अप्लाई करें।
देखो एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन गिव्स राइज टू, देखो अगर पीओसी मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो नो बैलेंसिंग, इसका कोई यूज नहीं है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं नो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड। अगर पीओसी यूज करना चाहते हैं तो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। क्या अगर सबसे पहले हम नाइट्रोजन पर पीओसी लगाते हैं, नाइट्रोजन पर पीओसी लगाना चाहते हैं, नाइट्रोजन को कंजर्व करना चाहते हैं, तो रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन देखो यहाँ है और प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन यहाँ पर है ना? हाँ सर। तो बताओ हम लिख सकते हैं क्या रिएक्टेंट साइड कितना कितना नाइट्रोजन है, तो लोग क्या बोल सकते हैं 2 into मोल्स ऑफ N2। बताओ दिक्कत है क्या? हाँ नहीं, थोड़ा सा पहले ही बताए थे ना, इंडेक्स इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड। हाँ सर। हाँ प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन क्या लिखे बताओ, क्या लिख सकता हूँ 1 into मोल्स ऑफ अमोनिया। क्या दिक्कत है इसमें? इंडेक्स इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड, ये 2 से मतलब नहीं है मुझे, ये 2 रहे या नहीं रहे, ये 3 रहे या नहीं रहे, हम एटम्स का कंजर्वेशन कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन यहाँ पर कर लेना रिएक्टेड तो अच्छा रहेगा, नाइट्रोजन रिएक्टेड, और यहाँ पर अमोनिया में कर लेना फॉर्म, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है। इसी तरह अगर मुझे हाइड्रोजन पर पीओसी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे बताओ मुझे, इक्वेशन मुझे बताओ 2 into moles क्या? of hydrogen, 2 into moles of 2 hydrogen, into बिल्कुल, moles बिल्कुल। of hydrogen, हाँ प्रोडक्ट साइड बताओ 3 into moles of nitrogen, hydrogen, बिल्कुल, ये ammonia, ammonia, हाँ मोल्स ऑफ अमोनिया, बिल्कुल बिल्कुल 2 into मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड, प्रोडक्ट साइड क्या है बच्चे 3 into मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। अगर मुझे हाइड्रोजन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड एंड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड में रिलेशन चाहिए तो कैसे निकाल सकता हूँ बताओ? एक और दो इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। हाँ इक्वेट कर देंगे, बिल्कुल सही। हम मतलब मोल्स ऑफ अमोनिया के जगह हम लिख सकते हैं 2 into मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, लिख सकते हैं ना? हाँ तो इन दोनों को 1 2 को अगर सॉल्व करेंगे 1 2 फ्रॉम 1 2 लिख सकते हैं हम, इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं 2 into मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज हाइड्रोजन रिएक्टेड दैट इज इक्वल टू 3 into मोल्स ऑफ अमोनिया की जगह लिख देंगे 2 into मोल्स ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन, सॉरी 2 into मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड, लिख सकते हैं इसको। हाँ तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। अगर मान लो कि हाइड्रोजन का मोल्स दे देता और नाइट्रोजन का मोल्स पूछता तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, अगर नाइट्रोजन का मोल्स दे देता अमोनिया का मोल्स पूछता तो हम आसानी से निकाल सकते थे। तो इसी तरह कोरिलेट किया करेंगे, आपको ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए ओनली पीओसी मेथड में। सर वो ये या नहीं 1 and 2 के क्या? बाद, वो 1 and 2 के बाद जो बोले एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। 1 और 2 को सॉल्व करनी, अगर आपको क्वेश्चंस में पूछा रहता कि 10 मोल हाइड्रोजन से अगर हम 10 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो कितना मोल नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन रहता बच्चे। क्वेश्चन रहता कि अगर मान लो कि 10 मोल अमोनिया 10 मोल नाइट्रोजन के लिए हाउ मच मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, ऐसा रहता क्वेश्चन। तो कितना निकाल रिक्वायर्ड होता है बताओ? अगर हम स्टैचोमेट्री से देखते हैं, स्टैचोमेट्री कॉन्सेप्ट जो मोल कॉन्सेप्ट पहले सिखाए थे, तो कितना रिक्वायर्ड है बताओ? 30 मोल। 30 मोल, बिल्कुल बिल्कुल कैसा कहना सही है। स्टैचोमेट्री से आपने सॉल्व किया, 1 मोल के लिए 3 मोल तो 10 मोल के लिए 30 मोल, ये जो कॉन्सेप्ट हुआ इसको बोलते हैं स्टैचोमेट्री कॉन्सेप्ट। स्टैचोमेट्री को यूज करके आपने बताया, गुड। अब अगर हम पीओसी करके बताना चाहते हैं तो कैसे बताते?
फिर हम दो इक्वेशन लिखेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकंड में देखो 2 into मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 3 into मोल्स ऑफ अमोनिया। मोल्स ऑफ अमोनिया के जगह क्या मैं ये चीज लिख सकता हूँ, क्योंकि मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू ये होता है, समझा? हाँ तो 3 into मोल्स ऑफ अमोनिया के जगह ये लिख दिया। अब यहाँ से देखो बच्चे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को अगर आप 10 रखोगे तो क्या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 30 आता है? देखो चेक करके बताओ मुझे। हाँ सर। आता है ना? हाँ मेथड हुआ, इसको हम बोलते हैं पीओएसी मेथड। समझा आपको? इस मेथड में बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं, बट स्टैचोमेट्री मेथड में क्या है, बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है। अगर आपको बैलेंसिंग आता है तो आप सॉल्व कर पाओ। बातें समझ में आ रहा है ना? दोनों डिफरेंस, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, बट स्टैचोमेट्री मेथड में बैलेंसिंग मस्ट है और पीओसी मेथड में बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस obtain, calculate the mass of CO2 gas obtained by the combustion of 570 gram octane का फॉर्मूला पता है ना? हाँ सर। C8 हाँ H18 18 इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या मिलता है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप बैलेंस करके बनाओगे तो कौन सा मेथड हो जाएगा? स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री मेथड। बट नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय पीओसी मेथड। पीओसी मेथड में क्या, देखो एक चीज देख रहा है, यहाँ का पूरा कार्बन कहाँ आ रहा होगा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम क्या करेंगे, कार्बन पर पीओसी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? कार्बन पर पीओसी मेथड लगाएंगे। कार्बन पर पीओसी मेथड लगाओ और सॉल्व करके बताओ मुझे। और दूसरा आप स्टैचोमेट्री मेथड से भी सॉल्व करो, क्या दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है आपका? ये भी चेक करो। क्या आया किसी का बना? हाँ सर। हाँ, बताओ। 1760 ग्राम। 1760 ग्राम। 60 ग्राम। हाँ 1760 ग्राम, बिल्कुल। दोनों मेथड से बनाया। क्या दोनों मेथड से बनाया आपने? पीओसी मेथड से बनाया या स्टैचोमेट्री मेथड से बनाया?
POAC पीओएससी, बिल्कुल। कार्बन पर पीओएससी लगाएंगे तो क्या होगा बताओ? कार्बन पर पीओएससी लगाओ। कार्बन पर 8 into moles of octane is equal to 1 into moles of carbon dioxide. बिल्कुल बिल्कुल, 8 into moles of octane that is equal to 1 into moles of CO2 हो गया हाँ। पीओसी। आपको हम जानते हैं, इसका कुछ जानते हैं हम, गिवन हाँ। मास अपॉन मोलर मास, तो हाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड कुछ निकाल सकते हैं, हाँ, कोई बड़ी मोल्स बात ऑफ नहीं है। ऑक्टेन होगा 5 मोल, 5 मोल ऑक्टेन हाँ, होगा। 5 मोल, बिल्कुल बिल्कुल 5 मोल होगा, तो 40 मोल, 40 मोल हो गया। 40 इंटू CO2 का मोलर मास होता है कितना? 44। सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 760 ग्राम। ओके गुड। किस बन गया ना सबसे? किसी से नहीं बना ऐसा कोई है? नहीं सर। सबसे बन गया। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये बन गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम, लिखिए 55.2 ग्राम, 55.2 ग्राम, 2 ग्राम K2CO3, K2CO3 was treated by a series of reaction। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 55.2 ग्राम K2CO3 was treated by a series of reactions to convert all the carbon, सर फिर से बोलिए। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। 55.2 ग्राम K2CO3 was treated by a series of reactions to convert all the carbon into K2 ZN3 FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स है। To convert all the carbon into this complex, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला एक बार बताइए। हाँ, K3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर FeCN6 का होल 2। अच्छा, इसमें पूछते हैं एक बच्चे कि टोटल कितने कार्बन एटम है इस कॉम्प्लेक्स में? टोटल कोई मुझे बताएगा? 12। गुड 12 कार्बन एटम। देखो यहाँ पर तो CN6 है ना, तो यहाँ पर 6 कार्बन, बट इसका भी होल 2 है, तो ये ध्यान रखो बच्चे, टोटल 12 कार्बन है। चलो उसके बाद लिखो कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ब्रैकेट में डाटा दिया है, मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स इज 698 ग्राम पर मोल। चलो बनाओ, एक बार ट्राई करो। देखो कार्बन को ओनली कंजर्व करो, पीओसी लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व होगा तुरंत।
इसको हम स्टैचोमेट्री मेथड से, मोल मेथड से नहीं बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एंड सिर्फ पीओसी मेथड, क्योंकि इसको बैलेंस करना डिफिकल्ट है। समझ रहे हैं बच्चे कि बीच में क्या रिएक्शन हो रहा है पता ही नहीं है। तो इसको सिर्फ एंड सिर्फ कौन सा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? पीओएसी। पीओएसी। तो लगाओ पीओएसी। हम इतना बोल दिया है कि K2CO3 का पूरा कार्बन क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये बोल दिया है। तो बोल दिया, अच्छी बात है, उसको पकड़िए और सॉल्व कीजिए उसको और बताइए। चलो तरीका बता दो, अप्रोच बता दो मुझे। 1 into moles of K2CO3 is equal to 12 into mole of complex. बिल्कुल बिल्कुल, गुड। और ओनली मोल्स निकाल लो, K2CO3 का मोल्स निकाल लेंगे, दैट इज 52.2 अपॉन 138। मोलर मास K2CO3 का कितना आएगा? 138 आएगा। सर आपने 55.2 बोला था। हाँ 55.2, वही 55.2 अपॉन 138। 1 by 12 into 50.2 by 138 into 698 ग्राम। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सॉल्व कर लोगे। तरीका पता हो गया ना कैसे करना है, अप्रोच करना कैसे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो अप्रोच पता हो गया कि कैसे हम पीओसी लगाएंगे। जिनको समझ में नहीं आए देख लीजिए क्या है। कार्बन पर ओनली पीओसी लगाना है। देखो ये K2CO3 है ना बच्चे, ये K2CO3 में ये क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है। K2ZN3 FeCN6O2। यहाँ का पूरा कार्बन क्या हो रहा है, यहाँ जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो पीओसी कार्बन पर लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे? 1 into moles of K2CO3 that is equal to 12 into moles of complex। तो ये तो मोल्स जानते हैं, इसका कैसे निकालेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन में। दैट इज 55.2। इसका मोलर मास कितना आएगा? 138 आएगा ना, 300। 138 निकाल सकते हो। पोटासियम का 39 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 138 आ जाएगा। 12 इंटू वेट अपॉन इसका मोलर मास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 698। 698। तो निकाल लेना वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, निकल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आगे लिखो, आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंशियल देखो, हेडिंग दो सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन, सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन, सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। सीक्वेंशियल
सीक्वेंशियल या सीरीज रिएक्शन। रुक जाओ। हाँ लिखो बच्चे, सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। इसको थोड़ा देखो, समझो। सीक्वेंशियल या सीरीज रिएक्शन, जैसे मान लो कि ए है, ए और बी रिएक्ट करके बच्चा मान लो कि सी और डी बना रहा है। इसमें से मान लो कि क्या ई प्लस सी मिलकर क्या बना रहा है, जो भी हो, जी और एच बना रहा है। यहाँ पर क्या आई प्लस जी मिलकर जो भी जे और के बना रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है बच्चे, ए और बी आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। यहां से देख लो, ये सी क्या हो रहा है, सी ई के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, जी और एच। तो ये जो दिख रहा है ना बच्चे, पहला में क्या हुआ, फॉर्म हुआ, दूसरा में क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, बताओ? इंटरमीडिएट, जो कि एक रिएक्शंस में फॉर्म हो और दूसरे में क्या हो बच्चे, कंज्यूम हो, उसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट। जैसे बताओ, और ये इसमें जो और कोई इंटरमीडिएट है क्या, बताओ? जी ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है। क्या इस सेकेंड स्टेप में फॉर्म हो रहा है और थर्ड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। तो ये क्या है बच्चे, एक तरह से सीक्वेंशियल रिएक्शन है, सीक्वेंस में ऑकर हो रहा है। पहले सी फॉर्म हो रहा है, सी फिर रिएक्ट कर रहा है, जी और एच फॉर्म कर रहा है, और फिर जी और आई रिएक्ट कर रहा है, जे और के फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शंस। क्या हो रहा है, सीरीज में रिएक्शंस ऑकर हो रहा है। चलो अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो, कैसे इसको क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखिए बच्चे, एक रिएक्शन दिया हुआ है Cl2 क्लोरीन प्लस, लिखो क्लोरीन प्लस 2KOH रिएक्ट कर KCl बना रहा है बच्चे, प्लस KClO बना रहा है, प्लस वाटर बना रहा है। सेकेंड रिएक्शन से बच्चे
चलो ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। क्या मुझे ये बता सकता है इसमें इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट KClO KClO और KClO3। बिल्कुल बिल्कुल गुड। KClO एंड KClO3। क्या मुझे कोई इसका नाम बता सकता है? पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट नहीं, पोटासियम हाइपोक्लोराइड। क्या चीज? पोटासियम हाइड्रोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड। देखो एक चीज फिर से देखो, रिवीजन कर लो। इसको क्या बोलते हैं बच्चे बताओ? एनीवन? क्लोरेट। क्लोरेट। इसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? पर क्लोरेट। पर क्लोरेट। क्या क्या बोलेंगे? पर क्लोरेट। 8 आता है 8। अच्छा कोई इसमें अगर अच्छा बच्चा है तो बताओ मुझे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन क्लोरेट आयन? एनीवन? +5। बिल्कुल 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 गुड। +5। यहाँ पर +5 होता है। और पर क्लोरेट में कितना होता है कोई बताएगा मुझे? +7। +7। गुड गुड। +7। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर देगा ना बच्चे, तो इसको कौन सा आयन बोलते हैं बताओ कोई? आइट आता है आइट। आइट इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड। आइट आइट। ये क्या है? 8 है और ये क्या है? आइट है। जैसे एक होता है सल्फेट होता है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे बताओ? सल्फाइड। सल्फाइड। 8 में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, 8 में ऑक्सीजन कम होता है। समझा ये चीज? जैसे इसको क्या बोलते हैं बताओ? नीचे वालों को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक। इसको नाइट्रेट बोलते हैं। 8 बोलते हैं नाइट्रेट। और इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। ओके। इसी तरह यहाँ पर क्या है? ये क्लोरेट है तो ये क्या है? क्लोराइड। अगर एक ऑक्सीजन और कम करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा? ये इसको हम बोलते हैं हाइपो टर्म आता है। क्या था? हाइपो। इसका नाम क्या होगा? हाइपोक्लोराइड। समझा ये चीज? हाइपोक्लोराइड। तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ? सोडियम सॉरी पोटासियम हाइपोक्लोराइड। इसका क्या नाम होगा बताओ? पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट। इसका क्या नाम होगा? पोटासियम परक्लोरेट। पोटासियम परक्लोरेट। गुड। तो ये सब ध्यान रखना है, ये सब बेसिक चीजें ध्यान रखना है। चलो ये तो बात की बात होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट 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 mass of KClO4. Calculate mass of KClO4. Calculate mass of KClO4 produced. Calculate mass of KClO4 produced when 568 gram Cl2 is used. Cl2 is used. ये पहला बीट है बच्चे, पहला बीट। ये सेकेंड बीट लिखो। ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड लिखो। व्हाट इज द मास ऑफ KClO3? What is the mass of KClO3? What is the mass of KClO3 produced? थर्ड बीट लिखो। थर्ड बीट। What mass of chlorine? What mass of chlorine is required? What mass of chlorine is required? Chlorine is required to produce 69.25 gram KClO4. सबसे पहले ये काम करके बताओ मुझे, मोल्स ऑफ क्लोरीन निकाल कर बताओ मुझे।
मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना आएगा? पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ थोड़ा। पहला 8 मोल। बिल्कुल बिल्कुल 8 मोल। 8 मोल निकालें तो बिल्कुल सही है। 71 से डिवाइड करना है, वो जो गिवन नंबर है ना उसको 71 से डिवाइड करोगे तो 8 मोल आए। ओके 8 मोल आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा फोकस करो, देखो कैसे टेकल करना है इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर ये रिएक्शंस आपके सामने है। ध्यान से देखना। चलो अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये कितना मोल है बताओ? 8 मोल। क्वेश्चन में कितना लिया गया है? 8 मोल। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 8 मोल क्लोरीन हो गया लेंगे तो कितना KClO4 फॉर्म होगा, यही पूछा है ना। हाँ देखो तो कैसे टेकल करेंगे। अब इसको देखो, जो इंटरमीडिएट है उसी को अप्रोच करो। इंटरमीडिएट KCl है। KClO क्या कर सकता है, हम सेकेंड रिएक्शन से थर्ड रिएक्शन में जंप कर सकते हैं। सॉरी, फर्स्ट रिएक्शन से सेकेंड रिएक्शन में अगर कोरिलेट करना है तो हमको KClO से दोस्ती करना पड़ेगा। अगर मुझे सेकेंड और थर्ड रिएक्शंस में कुछ कोरिलेट करना है तो मुझे KClO3 से दोस्ती करना पड़ेगा। समझ रहे हो ये चीज? क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, ये बता सकता है इसका हाल। तो यहाँ पर देखो 8 मोल क्लोरीन से कितना KClO फॉर्म होगा, पहले ये बताओ। 8 मोल KClO। 1 मोल से 1 मोल, तो 8 मोल से भाई साहब ये भी 1 मोल। ये तो समझ में आ रहा है ना, 8 मोल से ये भी 1 मोल, मतलब 8 मोल KClO यहाँ पर फॉर्म हुआ जो कि सेकेंड रिएक्शन में कंज्यूम होगा, यही है ना। ये भी 8 मोल है। ओके भाई साहब, अब यहाँ पर देखो बताओ, ये 3 मोल से ये कितना मोल फॉर्म होता है बताओ? 1 मोल। 1 मोल। तो इसका 1 मोल से ये कितना फॉर्म होगा? 1/3 मोल। 1/3, बिल्कुल गुड। इसका 3 मोल से ये 1 मोल, तो इसका 1 मोल से ये 1/3 मोल फॉर्म होगा, होगा ना। तो 8 मोल से कितना होगा बताओ? 8/3 मोल। क्या ये समझ में आ रहा है बताओ? मतलब 8/3 मोल ये फॉर्म हुआ जो कि थर्ड रिएक्शन से ये कंज्यूम होने वाला है। ये कितना है भाई साहब? ये 8/3 मोल से, बिल्कुल। चलो अब ये देखो बस, ये इसके 4 मोल से ये कितना बनता है बताओ? 3 मोल। 3 मोल। तो इसका 1 मोल से ये कितना बनेगा? 3/4 मोल। 3/4 मोल। तो 8/3 मोल से कितना बनेगा? 3/4 into 8/3, 2 मोल। तो 2 मोल। समझा? अगर ये 2 मोल आ गया तो क्या इसका मास निकाल सकते हैं? हाँ सर। इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे कितना। समझ गया ना कैसे हम अप्रोच करेंगे? हाँ चलो इसका मास निकालो और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अगर ये 8 मोल लेंगे तो KClO3 कितना लेना पड़ेगा बताओ? 8/3 मोल। 8/3 मोल। तो 8/3 मोल तो मास निकाल लेना। अब थर्ड क्वेश्चन रिवर्स चलेगा। थर्ड क्वेश्चन में हम इसका मोल्स दिए हैं और इसका मोल्स पूछ रहे हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मास निकालिए, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है उसका मास निकालिए, और फिर थर्ड क्वेश्चन से फिर से तीनों इक्वेशन लिखे। इसमें सॉल्व मत कीजिएगा, फिर से तीनों इक्वेशन लिखे और फिर आप बैक साइड से कोरिलेट करें। अगर नहीं होता है तो मैं बताता हूँ, करो इतना काम।
KClO4 का मोलर मास पता है? हाँ सर, 138.5। 38.5। हाँ, इंटू 2 कर देना तो ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। 277। हाँ, तो ये कितना वैल्यू आएगा? 277 आता है। सेकंड वाला का आंसर बता दो। सेकंड वाला तो देखो, मोल्स ऑफ KClO3 पूछा है, तो 8/3 मोल, और इसका मोलर मास कितना होता है KClO3 का? KClO3 का मोलर मास 122.5। 122.5 हो गया। सेकंड बीट भी हो गया आपका। ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर, और इसी तरह थर्ड आंसर बताओ। पहले 142 फर्स्ट ऑफ ऑल 142 ग्राम। 142 ग्राम। 142 ग्राम थर्ड वाला। कितना मोल आया Cl2 का? 2 मोल। 2 मोल। गुड। Cl2 का 2 मोल आया। 71 मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही बोलना है। चलो, अगर देखो, किन्हीं को थर्ड वाला मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझने का मौका है। थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूँ फिर से। मैं रिएक्शंस को फिर से नहीं लिख रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखा गया मिटा दे रहा हूँ सिर्फ। चलो, तैयार हो गया फिर से। मोल्स ऑफ KClO4 कितना आएगा बताओ? गिवन मास कितना था? गिवन मास देखिएगा। 69.5। हाँ, 69.25। इसका 0.5 मोलर मोल मास आएगा। अभी निकाला था कितना? 138.5। ये कितना आएगा? 0.5 आएगा ना? हाँ। 1/2 आएगा। अब देखो, उल्टा चलो, इसके 3 मोल से ऐसे देखो, इसके 3 मोल फॉर्म होने के लिए कितना मोल ये चाहिए? 4 मोल चाहिए ना? हाँ। तो इसके 1 मोल के लिए कितना मोल चाहिए बताओ? 4/3 मोल चाहिए ना? हाँ। इसके 1 मोल के लिए आपको KClO3 कितना चाहिए भाई साहब? तो 4/3 चाहिए। तो इसके हाफ मोल के लिए कितना चाहिए? 2/3। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 मोल। मतलब 2/3 मोल ये यहाँ पर फॉर्म हुआ होगा। तो देखो, यहां से फिर इसको कोरिलेट करो। इसके 1 मोल फॉर्म होने के लिए ये 3 मोल चाहिए, तो इसके 2/3 मोल के लिए कितना चाहिए भाई साहब? तो ये 2/3 इंटू 3 चाहिए, मतलब ये 2 मोल चाहिए भाई साहब। तो ये 2 मोल यहाँ पर फॉर्म हुआ होगा। इसके 2 मोल के लिए इसका भी 2 मोल लेना पड़ेगा भाई साहब, और इसका 2 मोल है तो इसका मास कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 71 करते। हो गया, सॉल्व हो गया। चलो, हो गया तो एक क्वेश्चन और लिखो। चलो, क्वेश्चन लिखो। ये मिटा देता हूं। लिखो, क्वेश्चन लिखिए। 4 अमोनिया, पहले रिएक्शन लिख लीजिए। 4 अमोनिया प्लस 5 O2 gives rise to 4 NO plus water, 6 water, 2 NO प्लस O2, ये बनाता है 2 NO
और ये 3NO2 वाटर के साथ कंबाइन करके NO प्लस नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन का पहला बिट कैलकुलेट। कभी कभी ये भी ध्यान रखना बच्चे, कभी कभी रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करता है तो आपको बैलेंस कर लेना है, क्योंकि ये जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं बैलेंसिंग से ही हम सॉल्व करते हैं। अगर किसी को किसी से कोरिलेट करते हैं तो उसके लिए बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है। अगर बैलेंसिंग में गलत होगा तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो आप एक बार बैलेंसिंग भी चेक करें, नहीं होता है तो बैलेंस करें। कभी कभी बैलेंस करके नहीं देता है वो क्वेश्चंस में। चलो, तो ये कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड। मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड to form 1134 ग्राम नाइट्रिक एसिड। mass of HNO3 formed from 1.7 ग्राम अमोनिया। सॉल्व करो। इसमें 11th क्लास का कौन है? 11th क्लास का? सर हम है। अच्छा, KM। और हाँ सर। एक ही है? कोलकाता का कौन है? कोलकाता का?
कोई भी नहीं, तो सब कौन डिस्ट्रिक्ट का है? कौन सा? बांकुड़ा। बांकुड़ा। अच्छा, सर और sir, mass of NH3 required is 438.14 gram. 430 मोल्स ऑफ HNO3 18 मोल आया क्या? रुक जा। मास हाँ, ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड दैट इज 27 into 17। 495 इसके बाद अच्छा ये बताओ पहले, मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आया? 27 मोल आया क्या? हाँ हाँ 27 मोल आया ना? हाँ पहला बिट में मोल्स ऑफ अमोनिया क्या 27 आया है? नहीं हाँ, सर। क्या है? चलो बिल्कुल सही है, तो सही है, 27 into 17 कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। और सेकेंड में बताओ मोल्स ऑफ HNO3 कितना आया है? Moles of HNO3 0.2/3 पॉइंट 0.2/3। हाँ 0.2/3 आया है ना? हाँ सर। हाँ 0.2/3। चलो अगर किन से नहीं बनाए तो एक बार देख लीजिए। ये तो मोल्स वगैरह निकाल लोगे, पहला में मोल्स निकालेगा ना, इससे सर कितना का डिवाइड कर? सर EGNO3 का मोलर मास कितना है? HNO3 का मोलर मास 63 है बच्चे, 63। देख लो ना, 63। ये हाइड्रोजन 1 और ये आपका 14 और ये आपका 48 हाँ सर ठीक ऐड है। करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा, 63 ना, 63 ओके ओके। 63। तो ये HNO3 का निकाल लेना, ये कितना आ जाएगा? 1134/63। आई थिंक सो ये कितना आया होगा? 18 मोल्स आया होगा, 18 मोल आया होगा। 18 टाइम में कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये देखो ना 18 मोल, 18 मोल ये कहाँ है? 18 मोल। इसके 2 मोल से देखो NO2 यहाँ पर इंटरमीडिएट है और NO भी इंटरमीडिएट है, तो इसके 2 मोल से इसका 3 मोल चाहिए, तो इसके 1 मोल से ये 3/2, तो इसके 18 मोल से इंटू 18 करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 27 मोल्स। 27 मोल्स, तो इसके 27 मोल से ये कितना चाहिए? 2 मोल से ये 2 मोल्स, 27 से ये भी 27 मोल रिक्वायर्ड है। हाँ तो 27 यहाँ पर ये फॉर्म हुआ, तो 4 मोल से ये 4 मोल, तो ये भी कितना? 27 से 27 मोल रिक्वायर्ड है, तो ये पहला तो हो गया। इसी तरह सेकंड भी सॉल्व कर लेंगे। सेकंड को हम उल्टा अप्रोच, यहाँ से इसको निकालें तो ये हो जाएगा। हाँ सर। कर लोगे नहीं सब क्वेश्चन सॉल्व? हाँ। अगले क्लास के लिए लिख लो हेडिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और ये जो टॉपिक है ये ऐसा है कि अगर ये यहाँ पर समझ में नहीं आया तो जगह जगह तो यूज होता ही है, और साथ ही साथ 12th क्लास का एक चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ वो चीज तो 12th में नहीं पढ़ाऊंगा, समझ रहा है? तो इसको जो भी चीज यहाँ पर बताया जाएगा, जो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताया जाएगा, यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स। समझ गया ना बात को? तो ये अगले क्लास से मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर फोकस करूंगा। बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, केमिस्ट्री को इजी करने के लिए बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कुछ का नाम बता दूं, जैसे मोलरिटी क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, फिर पीपीएम क्या होता है, बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन, मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, सो मेनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर देयर। फिर यहाँ पर डाइल्यूशन लॉ भी है, वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज है सबको कवर करेंगे यहीं पर, और ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछा ही करते हैं, पूछते ही है। और अगर ये बेसिक चीजें नहीं अगर क्लियर होगा
तो आगे जैसे चैप्टर्स आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, वो सब में ये सब बहुत पेन पहुंचाएगा। तो इसका जो भी बेसिक चीजें बताया गया उसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि केमिस्ट्री को अगर चीजें सीक्वेंस वाइज चीजें अगर समझते चलोगे तो केमिस्ट्री इजी हो जाता है। और ये चीज कब होगा, जो हम पढ़ाएंगे उसको रिविजन करोगे तभी ये आसान होगा। तो चलो आज के लिए यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, थैंक यू एवरीवन।